नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह चौधरी स्वागत करता हूं राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की इस क्लास में। साथियों, पिछली क्लास में राजस्थान के कला और संस्कृति के अंतर्गत हमने राजस्थान की भाषा और बोलियों के बारे में बात की थी। आज राजस्थानी भाषा और बोलियों के बाद राजस्थानी साहित्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एग्जाम के अंदर कुछ साहित्यिक कृतियों के बारे में पूछा जाता है, कुछ लेखकों के बारे में पूछा जाता है। तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से बनने वाले हैं। राजस्थानी साहित्य की अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक राजस्थानी साहित्य जो था, जो शुरुआती दौर में राजस्थानी साहित्य जिसे हम देखते हैं, वो अभिलेखीय साहित्य के रूप में हमारे सामने मौजूद था। अभिलेखीय साहित्य का मतलब है कि प्रारंभिक साहित्य जो है वो हमें अभिलेखों के रूप में मिला, किसी अभिलेख शिलालेख के रूप में मिला। कुछ सिक्कों के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हुई थी, कई मंदिर की दीवारों पर कुछ लाइनें लिखी हुई थी। हालांकि ये जो अभिलेखीय साहित्य था ये बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं था, अल्प मात्रा में ये मिला, लेकिन फिर भी इसका ऐतिहासिक और अभिलेखीय महत्व हमारे सामने रहता है। तो प्रारंभिक राजस्थानी साहित्य को हम अभिलेखीय साहित्य के रूप में जानते हैं, जो हमें अभिलेखों के रूप में मिला। और ज्यादा समृद्ध तो ये नहीं है, फिर भी इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। अब राजस्थानी साहित्य को कालक्रम और जिस शैली में उसे लिखा गया उसके आधार पर इन चार भागों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो राजस्थान में प्राचीन काल का जो साहित्य है इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। यानी कि इस समय 1050 से लेकर 1550 ईस्वी तक का जो कालक्रम है इसे हम प्राचीन काल के साहित्य के रूप में देखते हैं। और प्राचीन काल का जो साहित्य था वो वास्तविकता में वीर गाथा काल था। वीर रस से प्रधान, वीर रस से ओतप्रोत ये साहित्य यहाँ पर लिखा गया। आगे इसके बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। दूसरी बात करें पूर्व मध्यकाल की, जो कि 1450 से 1650 ईस्वी तक रहा और इसे भक्ति काल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद उत्तर मध्यकाल आता है जिसमें श्रृंगार पर, रीति नीति, इन पर जो है वो साहित्य लिखा गया। 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक का ये कालक्रम इसमें माना जाता है। और सबसे लास्ट आधुनिक काल। आधुनिक काल में विविध विषयों पर रचनाएं की गई, कविताएं लिखी गई, उपन्यास लिखे गए, कहानी संग्रह लिखे गए। और ये काल 1850 से लेकर वर्तमान तक मौजूद है। अब ये वीरगाथा काल जो प्राचीन काल के रूप में जाना जाता है, भक्ति काल जिसे पूर्व मध्यकाल के रूप में जाना जाता है, श्रृंगार या नीति परक काल जिसे उत्तर मध्यकाल के रूप में जाना जाता है। वास्तविकता में इस समय किस प्रकार के साहित्य का सृजन हुआ और इसे भक्ति काल या वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वीरगाथा काल, जो प्राचीन काल का साहित्य है 1055 से लेकर 1555 ईस्वी तक। वास्तविकता में क्या था कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत के पश्चिम दिशा में है। और हम सबको ये पता है कि प्राचीन काल में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो सभी पश्चिमोत्तर से हुए। इसलिए हमारा जो ये राजस्थान था ये पश्चिमोत्तर से हुए आक्रमणों का एक केंद्र बना हुआ था। ये प्रभावित था उन आक्रमणकारियों से। इसलिए राजस्थान में इस समय जब ये विदेशी आक्रमण हो रहे थे तो यहाँ के राजा या शासक जो उन आक्रमणकारियों का सामना कर रहे थे, या यहाँ की जनता जो उन आक्रमणकारियों से त्रस्त थी, उनमें संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए, उनमें मोटिवेशन बनाए रखने के लिए जो साहित्य लिखा गया वो वीर रस से प्रधान था। और चूंकि इस समय जो साहित्य सर्जित हुआ उसमें वीर रस की प्रधानता मौजूद थी, इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल के रूप में जाना जाता है। जैसे देखिए आप कि प्राचीन काल में पश्चिमोत्तर से हुए आक्रमणों के दौरान संघर्ष की भावना को निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से वीर रस प्रधान साहित्य की रचना हुई, इसीलिए इसे वीर गाथा काल के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए हम श्रीधर व्यास के द्वारा रचित रणमल रो छंद को ले सकते हैं। तो आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न में आ जाए
सीधा सीधा पूछ ले कि वीर गाथा काल या राजस्थानी साहित्य के प्राचीन काल के बारे में टिप्पणी कीजिए, देन फिर हमें ये लिखना है। इसके बाद दूसरे हम टॉपिक की चर्चा करते हैं जिसे भक्ति काल या पूर्व मध्य काल के रूप में जानते हैं, 1450 से 1650 ईस्वी तक। 1450 से 1650 का समय वो है जब भारत पर मुस्लिम सत्ता काबिज हो चुकी थी और भारत पर मुस्लिम शासन का स्थापत्य कायम था। इस समय कुछ एक चीजें ऐसी हुई कि एक तो समाज में ऊंच नीच की भावना जो है वो प्रबल हो चुकी थी, छुआछूत भेदभाव की भावना प्रबल हो चुकी थी। दूसरा कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा हमारी संस्कृति, हमारे समाज में बड़ा बदलाव किया जा रहा था। और तीसरा कि जनता इन मुस्लिम शासकों के आतंक से भयभीत हो चुकी थी। इन सभी कारणों से इस समय का जो साहित्य लिखा गया उनमें ये सभी कारण मौजूद है। हम देखते हैं इसमें कि मुस्लिम शासन के दौरान अपनी संस्कृति और धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जन सामान्य को धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त करने के लिए संतों और अन्य के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, जिसका एक लक्ष्य या एक उद्देश्य समानता स्थापित करना भी था, वो साहित्य यहां लिखा गया। इसीलिए इसे भक्ति काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जनता एक लंबे समय से मुस्लिम शासकों के आतंक से भयभीत थी। तो जनता को उस आतंक के माहौल से बाहर निकालकर भक्ति भाव के अंदर लाने के लिए यह साहित्य लिखा गया। वहीं जब मुस्लिम शासक हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, हमारी संस्कृति का मुस्लिमीकरण कर रहे थे, तब साहित्य लिखा गया अपने धर्म को बचाने के लिए, जनता में एक नया उत्साह पैदा करने के लिए कि किस प्रकार हम अपने धर्म को भक्ति भावना के माध्यम से बचा सकते हैं। तो मुस्लिम शासन जब था उस समय अपनी संस्कृति और धर्म को बनाए रखने के लिए, यानी कि अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, और जन सामान्य जो युद्धों से त्रस्त हो चुका था उसे धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त करने के उद्देश्य से स्पेशली संतों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया और जिसका एक उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना भी था, ये भक्ति भाव से ओतप्रोत साहित्य था। और इस काल को जो है हम भक्ति काल के रूप में जानते हैं। आगे हम बात करेंगे उत्तर मध्य काल की। अच्छा, इस भक्ति काल में भी दो प्रकार की विचारधाराएं हम देखने को मिलती है। जैसे कि एक निर्गुण विचारधारा जो निर्गुण निराकार ईश्वर की बात करती है, ईश्वर के नाम स्मरण पर बल देती है, गुरु की महत्वता पर बल देती है और निराकार ईश्वर की बात करती है। जैसे कि राम स्नेही संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, इनमें ईश्वर की निराकार भाव से पूजा की गई है। इसमें माना गया है कि ईश्वर है लेकिन ईश्वर का कोई नाम नहीं है, ईश्वर की कोई आकृति नहीं है, ईश्वर के केवल नाम स्मरण पर बल दिया गया है। इसमें गुरु की महत्वता पर बल दिया गया है और निराकार ईश्वर पर बल दिया गया है। और एक तरीके से देखा जाए तो जात पात और छुआछूत को दूर करने में इस निर्गुण विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, कि ईश्वर जो है वो किसी की जात पात देखकर उसे अपना शिष्य, अपना भक्त नहीं बना था। वो वास्तविकता में जात पात कोई मायने नहीं रखती है। जो हरि को बसता है, जो भगवान का भजन करता है, वही हरि का हो जाता है। यानी कि ईश्वर के घर में जात पात नाम की किसी भी कुरीति का कोई स्थान नहीं है। वही कुछ सगुण विचारधारा के समर्थक थे और सगुण विचारधारा में ईश्वर का नाम होता है, ईश्वर की एक शक्ल सूरत होती है और ईश्वर का साकार भाव से गुणगान वहां पर किया जाता है। तो जो सगुण विचारधारा से प्रभावित होकर जो साहित्य लिखा गया उसमें आराध्य देवता जो उनके थे उनकी वंदना की गई, उनके महिमा का गुणगान किया गया। और ऐसे सगुण विचारधारा के साहित्य में हम मीरा के पद ले सकते हैं और पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा जो वेली किशन रुक्मणी रे लिखा गया, या सायाजी झूला के द्वारा नाग दमन लिखा गया, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कालिया नाग का दमन का वर्णन इसमें किया गया और वेली किशन रुक्मणी रे में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया। मीरा के पद भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो ये सगुण और निर्गुण विचारधारा जो है इस भक्ति काल के अंतर्गत प्रबल हुई। आगे हम चर्चा करें उत्तर मध्य काल की।
तो उत्तर मध्यकाल वास्तविकता में 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक का वो समय था जो एक शांति काल के रूप में राजस्थानी साहित्य में हम देख सकते हैं, क्योंकि इस समय जनता उन युद्धों से काफी दूर हो चुकी थी। कुछ समय के लिए हम उस कंडीशन में आ चुके थे जब युद्ध वगैरह हमें नहीं करने पड़े। तो शांति काल के दौरान संरक्षित जो साहित्यकार थे, यानी कि जो राजा थे, उन राजाओं ने अपने संरक्षण में जिन साहित्यकारों को, जिन कवियों को, कहानीकारों को, कलाकारों को, कलमकारों को अपने राज्य में संरक्षण दिया, अपने महलों में, अपने दरबार में पनाह दी, उनके द्वारा। तो शांति काल के दौरान जो संरक्षित साहित्यकार थे उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी, नीति और रीति काव्य की प्रधानता थी। श्रृंगार रस के दौरान जैसे कि प्रेमाख्यानों पर जो लिखा गया, किसी नारी के सौंदर्य वर्णन पर, रूप वर्णन पर जो साहित्य लिखा गया, ये सारे साहित्य इस उत्तर मध्यकाल के दौरान लिखे गए। क्यों? क्योंकि ये शांति का काल था। तो श्रृंगार, रीति और नीति परक काल अगर हमसे पूछा जाए तो उसमें हमें सारी ये चीजें लिखनी है। जैसे कि उदाहरण के रूप में मनसाराम के द्वारा लिखा हुआ रघुनाथ रूपक और रजियाराज सोरठा जो है वो श्रृंगार और रीति और नीति परक काव्य के रूप में हमारे सामने मौजूद है। आगे हम चर्चा करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल का मतलब है कि 1857 की क्रांति और इसके बाद का जो समय है और वर्तमान तक का जो समय है, इसमें विविध विषयों पर समाज के विविध पहलुओं को उजागर करते हुए जो साहित्य लिखा गया, अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण जनता का किया गया, जो सामंतीवादी शोषण था, उसके विरुद्ध एक प्रबल वातावरण जनता में तैयार करने के लिए जो साहित्य कवियों के द्वारा लिखा गया, उसे हम आधुनिक काल के साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। आधुनिक काल 1850 से अध्ययन तक का काल है। 1857 की क्रांति के पश्चात जनता में नव चेतना के संचार तथा ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध एक वातावरण तैयार करने हेतु जो साहित्य लिखा गया वो आधुनिक काल के साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे कि सूर्यमल्ल मिश्रण के द्वारा, बांकीदास के द्वारा, जैसे बांकीदास की ख्यात लिखी गई, ठीक है, या आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर जो बांकीदास जी के द्वारा लिखा गया। अब सूर्यमल्ल मिश्रण जी जो है बूंदी के जो शासक थे, राम सिंह जी इनके दरबारी कवि थे। बांकीदास जी जो थे वो मान सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। और सांधु गोग जी जो है, इन सभी के द्वारा 1857 की क्रांति और उसके बाद जनता में ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध एक वातावरण तैयार करने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखी। आगे हम बात करें तो ये जो हमने कालक्रम देखा, प्राचीन काल जिसे हम वीर रस प्रधान काल के नाम से जानते हैं, दूसरा पूर्व मध्य काल जिसे हम भक्ति काल के रूप में जानते हैं, तीसरा उत्तर मध्य काल जिसे हम श्रृंगार रस या नीति रीति परक काल के रूप में जानते हैं, और आधुनिक काल जिसमें ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी शासक शोषण के विरुद्ध वातावरण तैयार करने के लिए और जनता में नवीन चेतना जागृत करने के लिए, संचार करने के लिए जो साहित्य लिखा गया। ये चार डिवीजन जो है, चार क्लासिफिकेशन जो है हमने राजस्थानी साहित्य के देखे हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि राजस्थानी साहित्य में गद्य और पद्य जो शैलियां हैं, जो विशिष्ट शैलियां राजस्थान की है, साहित्यिक शैलियां, उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि 20 शब्दों में आपसे ये सीधा सीधा जो है पूछा जाता है आरएस मेंस के दौरान, और आरएस मेंस में ही नहीं, राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर यहां से एक आध प्रश्न जो है वो हमेशा उठते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि राजस्थानी गद्य और पद्य की जो विशिष्ट शैलियां हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है ख्यात साहित्य का। ख्यात संस्कृत भाषा के ख्याति शब्द से बना है, और ख्याति का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की प्रसिद्धियों की। ख्याति का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। तो ख्यात साहित्य क्या है कि किसी भी शासक की प्रशंसा, उसके सम्मान में, उसकी सफलताओं में जो साहित्य लिखा गया, जो इतिहास लिखा गया, यानी कि कोई भी राजा अपने सम्मान में, अपनी प्रशंसा में, अपनी सफलताओं को संरक्षित रखने के लिए जो इतिहास लिखवाता है, उसे ख्यात साहित्य के रूप में जाना जाता है। जैसे देखो, राजाओं द्वारा
अपने सम्मान, अपनी प्रशंसा और सफलताओं के विवरण के रूप में लिखवाया गया इतिहास ख्यात कहलाता है। जैसे कि राजस्थान के कुछ प्रमुख ख्यातों की अगर हम बात करें तो दयाल दासरी ख्यात, जिसमें हम बीकानेर के इतिहास को देखते हैं, और दयाल दासरी ख्यात बीकानेर के इतिहास से संबंधित है, और राव बीका से लेकर अनूप सिंह तक का इतिहास इसमें देखा जाता है। दूसरा है नैणसीरी ख्यात, जो मूणौत नैणसी के द्वारा लिखी गई। अब ख्यात साहित्य में ये जो दो उदाहरण मैंने लिए, इसके अलावा और भी कई सारे उदाहरण है, जैसे मुंडियारी ख्यात, मुंडियार गांव के चारणों के द्वारा लिखी गई। लेकिन यहां जो मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें आप एक चीज ये देख पा रहे हैं कि दयाल दासरी ख्यात में जो बीकानेर का इतिहास है, ये राव बीका से लेकर क्रमबद्ध रूप से अनूप सिंह तक का इतिहास है। और दूसरा जो है मूणौत नैणसीरी ख्यात, जो कि बीच में से उठाया गया है, किसी वंश का क्रम के हिसाब से इतिहास इसमें नहीं मिलता। तो ख्यात साहित्य दो प्रकार का हो सकता है, जैसे दयाल दासरी ख्यात जिसमें बीकानेर का क्रमबद्ध इतिहास राव बीका से लेकर अनूप सिंह तक का मिलता है, ऐसी जो ख्यात लिखी जाती है साथियों, इसे कहा जाता है संलग्न ख्यात। संलग्न ख्यात का मतलब क्या है? संलग्न ख्यात का मतलब है कि किसी वंश का क्रमबद्ध रूप से उसके शासकों का जो वर्णन, उनकी ख्याति का जो वर्णन किया जाता है, उसे संलग्न ख्यात कहा जाता है। और दूसरा होता है बात संग्रह। बात संग्रह मतलब किसी भी वंश के बीच में से किसी भी शासक के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो उठाकर लिख दिया जाता है उसकी प्रसिद्धि के ऊपर, जैसे नैणसीरी ख्यात, ये क्या है? ये है बात संग्रह। तो ख्यात के दो प्रकार हो सकते हैं, एक संलग्न ख्यात और दूसरा है बात संग्रह। संलग्न ख्यात का मतलब किसी भी शासक से लेकर दूसरे शासक तक का क्रमबद्ध इतिहास अगर लिखा जा रहा है, उसकी प्रशंसा में, उसके सम्मान में, उसकी उपलब्धियों में, उसकी सफलताओं के ऊपर, तो वो आपका संलग्न ख्यात होगा। और वहीं अगर बात करें बात संग्रह की, तो किसी भी वंश में से किसी भी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा अगर हम कर रहे हैं तो उसे हम बात संग्रह के रूप में देखते हैं। तो यह है आपका ख्यात। ख्यात के बाद अगली चीज में बात करूं वचनिका की, तो वचनिका वास्तविकता में जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के वचन शब्द से बना है। और वचनिका का मतलब यह है कि यह एक तुकांत गद्य पद्य रचना है। ये कीवर्ड्स है इसके वचनिका के। अगर हम वचनिका की डेफिनेशन लिखते हैं, अगर हमसे 20 शब्दों में वचनिका के बारे में पूछा जाता है, टिप्पणी पूछी जाती है, तो वचनिका में हमें लिखना है कि यह एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है, और यद्यपि इसमें अपवाद भी मिलते हैं। इसको समझते हैं हम। वचनिका जो है वो संस्कृत के वचन शब्द से बनी है, पहली बात तो यह है। दूसरा यह है कि यह तुकांत रचना है। तुकांत का मतलब क्या है? तुकांत का मतलब यह है कि एक लाइन के बाद में जो शब्द आ रहा है, अगली लाइन में भी बिल्कुल रैम स्कीम के अंदर वही शब्द की पुनरावृत्ति वहां पर होगी। और तीसरा है अत्यानुप्रास। अत्यानुप्रास का मतलब यह है कि अगर किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहां पर अत्य अनुप्रास होगा, अत्यंत अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये एक ऐसी गद्य पद्य तुकांत रचना है। तुकांत मतलब एक शब्द की बार बार आवृत्ति, और अत्यानुप्रास इसके अंदर मिलता है। जैसे कि शिवदास गार्डन की अचलदास खिचीरी वचनिका। अब अचलदास जो गागरोन के शासक थे, और 1423 में होशंग शाह जो मालवा का शासक था, उसके द्वारा जब गागरोन पर अटैक किया गया, तो उस समय की जो रचना है वो आपके अचलदास खिचीरी वचनिका है, जो शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई। और राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका जग्गा खिड़िया के द्वारा लिखी गई। ये दो वचनिका संग्रह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण वचनिकाएं हैं, जो कि जग्गा खिड़िया के द्वारा और शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई। अचलदास खींची, आप समझ पा रहे हो, गागरोन के ये शासक थे। और प्रसिद्ध संत पीपा जो थे, प्रताप सिंह खींची, पीपा जी के ये छोटे भाई थे। जग्गा खिड़िया के द्वारा राठौड़ रतन सिंह की जो वचनिका लिखी गई, वास्तविकता में राठौड़ वंश का जो रतन सिंह था, राठौड़ वंश के महेश दासोत जो गोत्र है राठौड़ों का, उससे संबंधित है। और रतन सिंह जी कौन थे? रतन सिंह जी ये रतलाम के शासक थे, मध्य प्रदेश के शासक थे। और रतलाम शहर जो है वो इन्हीं के नाम पर, इसका नाम रतलाम रखा गया, रतन सिंह जी के नाम पर। ये थे कौन? तो आप सभी को पता है कि जो धर्मत का युद्ध हुआ था, उस धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह की ओर से मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जो है
युद्ध लड़ते हैं, जसवंत सिंह और कासिम खान। ये दोनों दारा शिकोह की ओर से युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कासिम खान जो रातों रात अपना पक्ष बदल लेता है और दारा शिकोह के खिलाफ हो जाता है, उसी कंडीशन में मारवाड़ को जिंदा रखने के लिए महाराजा जसवंत सिंह जी वहां से निकलते हैं और युद्ध को बीच में से छोड़कर जोधपुर आ जाते हैं। और एक सीन बनता है कि जोधपुर की जो उस समय की तत्कालिक महारानी थी, रानी जसवंत दे, हाडी रानी जसवंत दे, उनके द्वारा दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कि जब कासिम खान औरंगजेब की ओर मिल चुका है और महाराजा जसवंत सिंह भी युद्ध के बीच में से ही जोधपुर वापस लौट चुके हैं, उस कंडीशन में दारा सिकोह की सेना का नेतृत्व अगर किसी व्यक्ति ने किया था तो वो था राठौड़ रतन सिंह, जो रतलाम का रहने वाला था। और राठौड़ों के महेश दासोत गोत्र से ये रिलेटेड था और रतलाम शहर का नाम इन रतन सिंह जी के नाम पर लिखा गया। जग्गा खेड़िया के द्वारा ये वचनिका लिखी गई थी। तो वास्तविकता में ये तुकांत गद्य और पद्य रचनाएं होती है। और अगर बात की जाए तो इसमें राजस्थानी भाषा जो है, इस राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगली चीज सेम ऐसी है, जिस प्रकार की वचनिका होती है उसी प्रकार एक होता है दवावेद। वास्तविकता में दवावेद क्या है? दवावेद वचनिका का ही एक अलग रूप है। वचनिका के बारे में मैंने आपको बताया कि वचनिका में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा, ये तुकांत रचना होती है, गद्य और पद्य दोनों में ये मिलती है, तो ये तो वचनिका होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं दवावेद की। तो दवावेद क्या है कि उर्दू और फारसी शब्दों से युक्त कलात्मक गद्य शैली, जिसमें नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट आदि का तुकांत और प्रवाह युक्त वर्णन होता है। कहने का मतलब सीधा सीधा सा यह है कि अगर गद्य और पद्य में राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया गया हो और वो एक तुकांत रचना हो, जिसमें शब्दों का बार बार अगर किसी शब्द की आवृत्ति हो रही है, जो अंत का शब्द है किसी भी दोहे का, किसी भी श्लोक का जो अंतिम शब्द है, अगर उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है और वो राजस्थानी शब्द है, देन वो होगी वचनिका। लेकिन अगर कोई तुकांत रचना है गद्य पद्य शैली में और वहां पर राजस्थानी की जगह उर्दू और फारसी शब्दों की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब वो क्या है? वो है फिर दवावेद। उदाहरण के रूप में अखमाल देवड़ारी दवावेद और जयपुर के राजा जय सिंगरी दवावेद। तो अखमाल देवड़ारी दवावेद और राजा जय सिंगरी दवावेद। एक प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, प्रश्न ये आ जाए कि राजस्थान की किस साहित्यिक शैली में उर्दू और फारसी शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है? देन आंसर होगा साहब दवावेद। आगे हम चर्चा करते हैं दवावेद के बाद वात की। वात क्या है? वात जो है एक प्रकार से अगर देसी शब्दों में मैं तुम्हें समझाऊं तो ये कहानी कहने की एक कला है, कहानी सुनाने की एक कला है, जिसमें एक व्यक्ति कहानी के रूप में अपनी बात को कहते जाता है और जो श्रोता होता है उस बात को सुनते हुए हुंकारे भरता है। हुंकारे मतलब हाँ हाँ हाँ, जो बीच बीच में हुंकारे भरता है, ठीक है। तो कहानी की तरह बात कहने और सुनने की एक विशेष विधा है, जिसमें वक्ता जो होता है वो कथा कहता जाता है और श्रोता हुंकारे देता है। तो प्रश्न है कि राजस्थानी साहित्य की किस विधा में, किस शैली में हुंकारों का प्रयोग किया जाता है या हुंकारे दिए जाते हैं श्रोता के द्वारा? तो वो होता है साहब वात। वात का मतलब बात, सीधी सीधी सी बात है। अगर मैं किसी को अपनी बात कह रहा हूं और वो अगर नीरस भाव से बैठा हुआ है, अगर बीच में हुंकारे नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई बात कह रहा हूं, सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर कहता हाँ बिल्कुल, और फिर आगे हाँ। तो ये हुंकारे देने की जो कला है ये वात साहित्य के अंदर देखी जाती है। वात जो है वो गद्य शैली में हो सकता है, वो पद्य शैली में हो सकता है, और वो गद्य और पद्य दोनों शैली में अपनी बात कही जा सकती है। उदाहरण के लिए पाबूजीरी बात, कानड़ देवरी बात, वीरमदेव सोनगरारी बात, जो पद्मनाभ के द्वारा रचित है, वीरमदेव सोनगरा री वात, ठीक है, ये पद्मनाभ के द्वारा रचित है। वात साहित्य इसे कहा जाता है। वात के बाद अगर मैं बात करूं जमाल की, तो वास्तविकता में ये मात्रिक छंद होता है जमाल। जमाल और झूलना ये दो राजस्थानी साहित्य की ऐसी कलाएं, ऐसी विधाएं हैं, राजस्थानी साहित्य का एक ऐसा रूप है
जो कि एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद का मतलब ये दोहे के रूप में लिखा जाता है। राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद, इसका की पॉइंट समझ लेना, मात्रिक छंद है जिसमें पहले तो पूरा दोहा बोला जाता है और फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। और राव इंद्र सिंह री जमाल जो है, जमाल साहित्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। यानी कि दोहा होता है, दोहे को पहले तो बोला जाता है और उसको पूरा दोहा बोला जाता है और फिर लास्ट के उसका जो अंतिम चरण होता है उसमें उसकी पांचवी लाइन, अंतिम लाइन जो होती है दोहे की, उसको वापस रिपीट किया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है साथियों? इसे जमाल कहा जाता है। तो राजस्थानी काव्य का ये एक मात्रिक छंद है जिसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम पंक्ति को दोहराया जाता है। सेम ऐसी चीज है झूलना, यह भी राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है और इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद, वर्णिक छंद मतलब वर्ण, स्वर और वर्ण, ये आप समझते हैं सारी चीज। तो 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में य, ग और ण, ये वर्ण यहां पर काम में लिए जाते हैं। अमर सिंह राठौड़ रा झूलना और महाराणा प्रताप रा झूलना, झूलना साहित्य का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि साहब झमाल और झूलना, तो इनमें एक की पॉइंट हमें यूज लेना है, ये क्या है कि साहब राजस्थानी काव्य का ये मात्रिक छंद है, इससे भी अपना काम चल जाएगा। लेकिन ये जो शब्द है मात्रिक छंद, मात्रिक छंद का मतलब क्या है भाई? ये दोहों के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट हमें मिला, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद हमें लिखना है। झूलना के बाद हम बात करें रासों की, तो जिस काव्य ग्रंथ में किसी भी राजा की कीर्ति, उसकी विजय, उसके युद्ध कौशल, उसकी वीरता आदि का विस्तृत वर्णन होता है, वे रासो जो है ना, इस रासो का पूरा पूरा की पॉइंट है विस्तृत वर्णन। रासो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विस्तृत वर्णन। और विस्तृत वर्णन किस बात का? किसी भी राजा की कीर्ति का, उसकी विजय बयानों का, उसकी वीरता का, उसके युद्धों का अगर विस्तृत वर्णन किसी साहित्य में किया जा रहा है तो वो है आपका रासो साहित्य। पृथ्वीराज रासो जो हमने देखा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया, बीसल देव रासो नरपति नाल के द्वारा, इसके बाद हमीर रासो है, सगत रासो है, कायम खा रासो है, ये कई रासो साहित्य के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। रासो साहित्य के बाद मर्ष्य। मर्ष्य, मर्ष्य क्या है? अरे मर्ष्य वास्तविकता में आदमी जो मर जाता है ना, उसके ऊपर शोक काव्य है। हम कहते हैं मरने के बाद अच्छा आदमी था, भला मनक था बेचारा, लोगों की सेवा करता था, भगवान का भगत आदमी था, चाहे आदमी कितना ही खराब हो, लेकिन मरने के बाद तो उसकी कोई बुराई नहीं करता, मरने के बाद तो सभी बड़ाई करते हैं। तो अगर उस बड़ाई को अगर काव्य के रूप में हम दर्शाते हैं तो एक शोक काव्य जो है वो होता है मर्ष्य। तो मर्ष्य की डेफिनेशन क्या हुई कि मर्ष्य एक शोक काव्य है जिसमें राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्युपरांत शोक व्यक्त करने के लिए जो काव्य की रचना की जाती है वही आपका मर्ष्य कहलाता है। जैसे कि राणा जगपत राम मर्ष्य, ये महाराणा जगत सिंह जो थे, ये जगत सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके ऊपर जो शोक काव्य यानी कि जो मर्ष्य लिखा गया वो है आपका राणा जगपत राम मर्ष्य। तो मर्ष्य काव्य व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जो बड़ाई की जाती है, एक प्रशंसा की जाती है, व्यक्ति के मरने के बाद जो शोक काव्य की रचना की जाती है वो आपका मर्ष्य कहलाता है। मर्ष्य के बाद हम आगे देखें, 8वें नंबर पर है विगत। विगत का मतलब भी क्या है? विगत का मतलब भी है साहब विस्तृत वर्णन। विगत का वर्णन मतलब क्या है? विस्तृत वर्णन। तो किसी भी विषय का विस्तृत वर्णन करना ही क्या कहलाता है? विगत कहलाता है। अब विस्तृत वर्णन किस चीज का हो सकता है? किसी राजा का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी शाही परिवार का। उसमें विस्तृत वर्णन अगर उसका राजनीतिक वर्णन है, सामाजिक वर्णन है और प्रशासनिक वर्णन है, यानी कि सामाजिक पहलू, राजनीतिक पहलू और प्रशासनिक पहलुओं का अगर विस्तृत वर्णन किसी साहित्य में किया जा रहा है देन वो आपका विगत साहित्य होगा। और विगत साहित्य में नैणसी के द्वारा लिखा गया मारवाड़ रा परगनारी विगत सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे राजस्थान का राजपुताने का गजेटियर भी कहा जाता है ये। और इस मारवाड़ रा परगनारी विगत की वजह से ही मुहणोत नैणसी जो है इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, क्योंकि अबुल फजल ने जिस प्रकार आईन अकबरी में अकबर के काल की यानी कि मुगल काल की राजनीतिक दशाओं, सामाजिक दशाओं और प्रशासनिक दशाओं का जो
विस्तृत वर्णन किया है, उसी प्रकार ये जो मारवाड़ परगनारी विगत है, इसमें जो आपकी जोधपुर की राठौड़ रियासत है, इसका विस्तृत वर्णन सामाजिक पहलू, राजनीतिक पहलू और प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मोहनोत नैणसी के द्वारा किया गया है। तो यह है आपका विगत साहित्य। विगत के बाद हम बात करें पर्ची, तो मैंने पहले भी जब कला संस्कृति की कुछ क्लासें आपको बताई थी, पर्ची का मतलब क्या होता है, किसी भी लोक देवता या संत के द्वारा जो उनका जीवन परिचय होता है, जीवन परिचय, उस जीवन परिचय को ही क्या कहा जाता है भाई, पर्ची कहा जाता है। तो संत महात्माओं का जो जीवन परिचय है, उन जीवन परिचयों पर पद्यबद्ध जो रचना होती है, पद्यबद्ध रचना, याद रखना गद्य नहीं है, पद्य है, पोइट्री लेवल पे, प्रोस नहीं, पोइट्री में। तो संत महात्माओं का जो जीवन परिचय है, अगर उसे पद्य शैली में उसकी काव्यात्मक रचना की जाती है, कविता के रूप में अगर उसकी रचना की जाती है, तो वो कहलाता है आपका पर्ची। जैसे कि रैदास की पर्ची, दादू की पर्ची, कबीर की पर्ची, मीरा की पर्ची, तो ये संत महात्माओं की जीवनियां होती है, इन्हें पर्ची कहा जाता है। लेकिन याद रखना है कि ये पद्यबद्ध रचनाएं हैं, ये इसका की पॉइंट है। 10वें नंबर पर हम देखते हैं बही क्या होता है। बही वास्तविकता में एक रजिस्टर होता है, एक विशेष प्रकार का रजिस्टर होता है, और बहियों को संभालने का काम जो है वो हम देखते हैं हमारे ग्रामीण परिवेश में राव और बड़वा जो होता है, जो वंशावली बोलने वाले जो होते हैं, राव, भाट, चारण जिसे कहते हैं, उनके द्वारा एक विशेष प्रकार का रजिस्टर संरक्षित किया जाता है, एक मेंटेन किया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति या उसके वंश से संबंधित उपलब्धियों की जानकारियां हमें मिलती है। तो राव या बड़वों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के नाम और उनकी उपलब्धियों संबंधी इतिहास को संरक्षित रखने हेतु बनाया गया जो रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर को हम बही के रूप में जानते हैं। साखी क्या होता है? साखी वास्तविकता में साक्षी शब्द का ही एक पर्याय है, और साक्षी का मतलब क्या होता है? आंखों देखी बात। साक्षी का मतलब जिस बात को हम अपने आंखों से देख रहे हैं। संत या कवियों के द्वारा अपने अनुभूत ज्ञान, जो उन्होंने अपने जीवन में अपनी आंखों से देखा है, वो जो ज्ञान संतों ने अपने जीवन में अनुभव किया है, उसका वर्णन अगर किसी साहित्य में किया गया है तो उसे हम क्या कहते हैं? साखी। और साखी में सबसे प्रसिद्ध साखी है आपके कबीर की साखियां। तो संत कवियों के द्वारा अपने अनुभूत विषयों पर ज्ञान जो संकलित किया जाता है, उस ज्ञान को ही, उस साहित्य को ही जो है वो साखी कहा जाता है। साखी के बाद हम आगे चर्चा करें कि अब बात करें हम आधुनिक राजस्थानी साहित्य की, कि आधुनिक राजस्थान में जो साहित्य का सृजन किया गया, यानी कि 1857 की क्रांति और उसके बाद से लेकर अब तक जो राजस्थानी में साहित्य लिखा गया है, उस राजस्थानी साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है, कौन कौन से रचनाकार महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में ये 50 शब्दों के अंदर प्रश्न 50 शब्दों में अगर हमसे पूछ लिया जाए, जो 5 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं मेंस के अंदर, स्पेशली ऐसे तो वन लाइनर तो हमें देखना ही है, वन लाइनर तो बिल्कुल देखना है, ये तो हर एग्जाम के अंदर आते हैं। लेकिन अगर 50 शब्दों में या 20 शब्दों में हमसे पूछ लिया जाए तो भी हमें वहां पर इसी प्रकार से चीजों को लिखना है कि आधुनिक राजस्थानी साहित्य, मॉडर्न राजस्थानी लिटरेचर की अगर हम बात करें तो उसमें जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय कविराज बांकीदास, जो मैंने बताया मारवाड़ के जो मान सिंह राठौड़ थे उनके दरबारी कवि थे, बूंदी से सूर्यमल मिश्रण जी, हिंगलाजदान कविया और शंकरदान सामोर कि आधुनिक राजस्थानी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, हिंगलाजदान कविया और शंकरदान सामोर का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जो आधुनिक राजस्थान के शुरुआती साहित्यकार के रूप में हम इन्हें देखते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उमरदान चारण के द्वारा जो उस समय साहित्य की रचना की गई, इनकी जो कृतियां हैं, उमरदान चारण की जो कृतियां हैं, इसमें जो 56वां काल था 1899 में, यानी कि विक्रम संवत 1956 में जो अकाल पड़ा, उस अकाल के दौरान जो जनता का दुख था उसका मार्मिक वर्णन इसमें किया गया है, और पाखंडी साधुओं को भी बेनकाब करने का प्रयास उमरदान चारण ने अपनी कृति में करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रामनाथ कविया, तो रामनाथ कविया के द्वारा अपनी जो रचना है
रचना का नाम है द्रौपदी विनय। इस द्रौपदी विनय में नारी चेतना को जागृत करने का काम किया है। प्रश्न आ जाए द्रौपदी विजय 20 शब्दों में या रामनाथ कवि या 20 शब्दों में, देन हमें ऐसी की ऐसी ये लाइन उठाकर चिपकानी है। इसके बाद रेवत दान चारण। रेवत दान चारण की जो रचनाएं हैं उसमें सामंती शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रयास किया गया है, यानी कि सामंतों के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा या बिचौलिए वर्ग के द्वारा, जो राजा का अधीनस्थ वर्ग हुआ करता था, उसके द्वारा जनता पर जो कई प्रकार के लागबाग, कई प्रकार के टैक्स जो लादे जाते थे, जो शोषण, दमन, अत्याचारी जो कानून बनाए जाते थे, उनके खिलाफ एक माहौल तैयार करने में रेवत दान चारण जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और राजस्थानी साहित्य में अगर हम बात करें तो वो जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाई, जिन्होंने किसान जनजातीय आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाई और एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को राजस्थान की सरजमी पर प्रबल बनाने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे मैं अगर बात कहूं तो केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, गणेशीलाल उस्ताद, तो ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने न केवल अपने क्रांतिकारी इरादों से इस जनता के अंदर नई जागृति संतरित की, बल्कि इन्होंने अपनी कलम से भी जनता में एक नया संचार भरने का प्रयास किया था। तो इनका नाम भी हम राजस्थान के आधुनिक साहित्यकारों में या राजस्थान की आधुनिक जो विचारधारा थी उनमें हम ले सकते हैं। और आधुनिक केवल समय के हिसाब से आधुनिक नहीं है कि साहब 1850 के बाद जो साहित्य लिखा गया वो आधुनिक है ना, उसमें विचार, लेखन शैली, उसमें जो भाव था वो आधुनिकता का भाव था। यानी कि उस साहित्य में पुरानी जो परंपराएं थी उनको छोड़ने की, राजाओं के, सामंतों के जो शोषण थे उनसे बचने की, उनके खिलाफ आवाज उठाने की जो विचारधारा थी, इस वजह से भी ये जो इस समय इतिहास जो साहित्य लिखा गया उसे आधुनिक इतिहास के रूप में हम देखते हैं या आधुनिक साहित्य के रूप में हम देखते हैं। इस समय केवल किताबों के माध्यम से ही लोगों ने आधुनिकता का संचार नहीं किया। कई ऐसे कवि हुए जिन्होंने कवि सम्मेलनों के माध्यम से मंच पर खड़े होकर अपने उन्मुक्त कंठों से सामंती शोषण का, अंग्रेजी शोषण का, राजाओं के शोषण का विरोध किया। जैसे एक महान कवि हुए अपने यहां पर, कवि मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल के द्वारा अपनी जो कविता थी सेनानी, कि चूड़ावत मांगे सेनानी सरकार दियो शत्राणी, हाडी रानी के संदर्भ में जो ये कविता थी इनकी, ये आधुनिक राजस्थान में एक महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। सत्य प्रकाश जोशी इस लाइन में सबसे आगे खड़े हुए मिलते हैं। सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा 1960 में एक कविता लिखी गई जिसका नाम था राधा। और इस कविता में, इस राधा साहित्य में जो नायिका है, राधा नाम की जो नायिका है, वो भगवान श्री कृष्ण से ये अनुरोध कर रही है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, इस भीषण युद्ध को, इस भीषण संग्राम को रोको, महाभारत जो ये हो रहा है इसे आप रोकने का प्रयत्न करो। जबकि हम देखते हैं कि राजस्थान में जो साहित्य लिखा गया, ये राजस्थान वीरों वीरांगनाओं की भूमि है। युद्ध, हमें युद्ध के लिए मोटिवेट करने वाली कविताएं यहां पर ज्यादा लिखी गई, लेकिन सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा जो ये कविता राधा लिखी गई, ये एकमात्र ऐसी कविता है या एकमात्र ऐसा साहित्य सर्जन है जो युद्ध विरोधी कविता है। युद्ध को रोकने के लिए ये राधा जो है नायिका इसकी, वो भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध कर रही है बार बार। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थानी साहित्य की ऐसी रचना जो युद्ध के विरोध में, युद्ध को खत्म करने के लिए, युद्ध को समाप्त करने के लिए रचित की गई, तो वो है आपकी राधा, सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा लिखी गई। वहीं कन्हैयालाल सेठिया जी की बात करते हैं। पाथल, पीथल, धरती दोहरारी, ये कन्हैयालाल सेठिया जी की अद्वितीय रचनाएं हैं। लेकिन इनके अलावा भी मिंजर और लीलंटास, ये आधुनिक राजस्थान में अपना अलग स्थान रखने वाली कविताएं हैं, रचनाएं हैं। और कन्हैयालाल सेठिया जो कि एक युग पुरुष थे राजस्थान से, वो कन्हैयालाल सेठिया की ये रचनाएं मानी जाती है। इसके बाद हम बात करें आधुनिक राजस्थानी साहित्य की, अगर हम बात करें तो पारस अरोड़ा के द्वारा लिखी हुई जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत के द्वारा लिखी गई गांव, मणि मधुकर की पग फेरो या सोजती गेट, हरीश भादानी के द्वारा लिखी गई बोले सरनाटो, बाथा में भूगोल,
वही चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा पागी, कावड़, मारग, ये जो रचनाएं हैं ये आधुनिक राजस्थान की महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। इसके अलावा मालचंद जी तिवाड़ी के द्वारा जो उतरे है आबो, ये जो रचना की गई, या अर्जुन देव चारण के द्वारा रिंद्रोही की जो रचना की गई, ये आधुनिक राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान अपना रखती है, आधुनिक साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देखो एक बार, पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत के द्वारा लिखी गई गांव, मणि मधुकर, बड़ा नाम है मणि मधुकर राजस्थानी साहित्य में, इनके द्वारा पग फेरो लिखी गई, सोजती गेट लिखी गई, हरीश बधाणी के द्वारा बोले शरणार्थों और बाथा में भूगोल, बाथा मतलब बात, हग, चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा पागी, कावड़ और मारक, ये रचनाएं की गई। मालचंद तिवाड़ी की उतरे है आबो और अर्जुन देवचारण के द्वारा रिंद्रोही, ये आधुनिक साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती है। ठीक है साहब। अब अगर मैं बात करूं आधुनिक राजस्थान की, तो आधुनिक राजस्थान के साहित्य के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं और आदरणीय श्री शिवचंद्र भरतिया के बारे में हमने नहीं पढ़ा, राजकुमारी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत के बारे में हमने नहीं पढ़ा, अगर हमने विजय सिंह देथा के बारे में नहीं पढ़ा, यादवेंद्र शर्मा के बारे में नहीं पढ़ा, तो यह मानिए कि आधुनिक राजस्थान का इतिहास या आधुनिक राजस्थान का साहित्य हमने नहीं पढ़ा। शिवचंद्र भरतिया जो है यह राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार माना जाता है, यानी पहली बार गद्य शैली में आधुनिक रूप से अगर किसी ने लिखना प्रारंभ किया तो वो शिवचंद्र, आदरणीय शिवचंद्र भरतिया थे। इसके बाद लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जो आधुनिक साहित्य में अपना अलग मुकाम हासिल किए हुए हैं, राजकुमारी या रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत के बारे में हम देखें तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनमें सबसे पहले नाम आता है मांझड़ रात का। इसके बाद अमोलक बाता, मुमड़, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केर चकवा बात, ये सारी जो रचनाएं हैं ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जी की है। इंपोर्टेंट है, अगर सीधा सीधा आ जाए कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत 20 शब्दों में, तो फिर आप अगर ये रचनाएं भी लिख देते हो और ये लिख देते हो कि आधुनिक राजस्थानी साहित्य का एक हस्ताक्षर है रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, जिनके द्वारा माजड़ रात, अमूलक बाता, मुमड़, गिर ऊंचो ऊंचो गड़े और केरे चकवा बात, ये सारी जो कहानी संग्रह हैं, उनके उपन्यास जो हैं, उपन्यास या जो ये कहानियां इनके द्वारा लिखी गई है, ये अपने आप में एक हस्ताक्षर है। जिन्हें मांझड़ रात बहुत प्रसिद्ध है, मांझड़ रात बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम बात करें बिज्जी की, बिज्जी यानी कि विजय सिंह देथा, बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध हुए विजय सिंह देथा, इनकी मृत्यु हाल ही में, ज्यादा समय हुआ नहीं, 2-4 साल के अंदर ही हुई, विजयदान देथा। बातारी फुलवारी बहुत प्रसिद्ध रचना है, बातारी फुलवारी 13 खंडों के अंदर ये लिखी गई है। बातारी फुलवारी के बाद अगर मैं बात करूं दुविधा की, तो आप सभी को पता है कि रानी मुखर्जी और की जो फिल्म है पहेली, ये पहेली फिल्म, ये पहले फिल्म किस उपन्यास पर आधारित है, तो विजयदान देथा यानी कि बिज्जी के दुविधा पर यह आधारित है। इसके अलावा उलझन, अड़ेकू हिटलर, स्वप्न प्रिया, अंतराल और चौधराइन की चतुराई जो इनका उपन्यास है, ये महत्वपूर्ण इनकी कृतियां हैं। तो विजयदान देथा की अगर रचनाएं हमसे पूछी जाए तो बाता की फुलवारी सबसे पहली बात है, दुविधा, उलझन, अड़ेकू हिटलर, स्वप्न प्रिया, अंतराल और चौधराइन की चतुराई, ये सारी रचनाएं विजयदान देथा की अद्वितीय रचनाएं मानी जाती है। विजयदान देथा के बाद यादवेंद्र शर्मा की जमारो, समंदर और थार जो इनके कहानी संग्रह है, ये दोनों तो कहानी संग्रह है, समंदर और थार यानी कि मरुस्थल और समुद्र, इन दोनों के बारे में इसमें बताया गया है। जमारो यानी किस प्रकार का वर्तमान युग चल रहा है उसके बारे में चर्चा की गई है। और 3 उपन्यास इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है, हालांकि लिखे कई हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है हूं गोरी किण प्यूरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी, ये 3 जो इनके उपन्यास हैं, ये उपन्यास अपने आप में राजस्थानी साहित्य के हस्ताक्षर माने जाते हैं। यादवेंद्र शर्मा के बाद अगर मैं बात करूं नथमल जोशी की, तो परण्योड़ी कुंवारी यानी कि शादी हुई एक कुंवारी लड़की, जिसकी ये चर्चा की गई है। आबे पटकी, धोरारो धोरी और एक बीननी दो बींद, तो एक बार दोबारा देखिए आप, नथमल जोशी के द्वारा जो रचनाएं की गई, एक बीननी और दो बींद, धोरारो धोरी, आबे पटकी और परण्योड़ी कुंवारी, ये सारे जो है ये किसकी रचनाएं हैं, ये नथमल जी जोशी की रचनाएं हैं। तो इनके बाद अगर हम बात करें
तो ये आधुनिक राजस्थान में राजकुमारी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी, बिज्जी विजयदान देथा, नथमल जोशी, यादवेंद्र शर्मा, इनमें से सीधा सीधा उठ के प्रश्न हमारे सामने कई बार आ जाता है। इसके अलावा और भी कई सारा साहित्य है जो राजस्थानी इतिहास के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। राजाओं से संबंधित जो इतिहास है, राजाओं के द्वारा लिखा हुआ या राज दरबारियों के द्वारा लिखा हुआ, यहां में केवल और केवल मैंने आधुनिक साहित्य की बात की है। और आधुनिक साहित्य की जो विधाएं हैं, विधाएं मतलब जो शैलियां हैं, ख्यात साहित्य, वचनिका, बात, जमाल, झूरणों, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आरएस मेंस के अंदर ये महत्वपूर्ण रूप से आती है, लेकिन हर एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती है। तो जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उस डेफिनेशन को आप ढंग से देखें, जो उदाहरण प्रॉपर रूप से हमने दिए हैं, और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये आपके 10th क्लास की जो आरबीएससी की नई बुक है, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहां से सीधी सीधी ये डेफिनेशंस मैंने ली है। तो उम्मीद करता हूं कि राजस्थानी भाषा, बोलियां और साहित्य का जो आपका ये टॉपिक है, ये टॉपिक मेरी तरफ से होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों, जय राजस्थान।